हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन है ये है आपका करंट अफेयर का। इसमें हम जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर को पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो सेशन है ये आपके आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस सेशन के लास्ट में आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 2025 पुरुष एशिया कप हॉकी सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किससे हुआ था? इन द 2025 मेंस एशिया कप हॉकी सेमीफाइनल होम डिड इंडिया फेस? आपका पहला ऑप्शन है इसके लिए पाकिस्तान, दूसरा है चीन, तीसरा है दक्षिण कोरिया और चौथा है मलेशिया। तो सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला चीन के साथ हुआ था, ठीक है। और फाइनल में इसका मुकाबला आपका दक्षिण कोरिया के साथ हुआ था, जिसमें 4-1 से भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर पुरुष एशिया कप 2025 का खिताब हासिल किया था, ठीक है। और यह खिताब भारत ने 8 साल के बाद हासिल किया है। और जो पुरुष एशिया कप 2025 है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो बिहार के राजगीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किन ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? रिसेंटली विच स्टेट्स विलेज पंचायत वर डिक्लेयर्ड चाइल्ड मैरिज फ्री? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है झारखंड। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। 17 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले ने अपने 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह मान्यता सामाजिक सुधार प्रयासों और स्वस्थ महिला, सशक्त परिवार पहल के तहत जन जागरूकता अभियानों की एक जीत को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? इंडिया बिकेम विच नंबर कंट्री टू लॉन्च अ मिसाइल फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर? आपका पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा है दूसरा, तीसरा है तीसरा और चौथा है चौथा। तो इंडिया बन गया है आपका चौथा, ठीक है। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। सितंबर 2025 में भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और इसके पहले कौन कौन से देश थे? वो थे पहला आपका रूस, दूसरा था चीन और तीसरा था आपका कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप इनॉग्रेटेड? आपका पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है मुंबई और चौथा है पुणे, ठीक है। तो ये है आपका अहमदाबाद, ठीक है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन अहमदाबाद भारत में किया गया था। इसका आयोजन वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 28 सितंबर 2025 को इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला एआई संचालित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड इन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? पहला आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तमिलनाडु। ये किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। भारत का पहला एआई संचालित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में लॉन्च किया गया है। इसका उद्घाटन 25 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया था। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य तिरुमला मंदिर में तीर्थयात्रियों की भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाना है। यह केंद्र भीड़ घनत्व, कतार की लंबाई और प्रतीक्षा समय जैसी चीजों की निगरानी करने के लिए एआई तकनीक का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट किस देश में स्थित है जिसने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया है? स्टैनफोर्ड एंड आर्क इंस्टीट्यूट आर लोकेटेड इन विच कंट्री दैट क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई जनरेटेड जीनोम? पहला आपका ऑप्शन है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है यूके और चौथा है जापान। तो ये स्थित है अमेरिका में, ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। उन्होंने मिलकर दुनिया का पहला पूरी तरह से एआई जनरेटेड जीनोम बनाया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पालो आल्टो कैलिफोर्निया में स्थित है और आर्क इंस्टीट्यूट ये भी पालो आल्टो कैलिफोर्निया में ही स्थित है, जो कि एक गैर लाभकारी शोध संस्था है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में काम करता है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है?
विच स्टेट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स वीमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम टू इकोनॉमिकली एम्पावर वीमेन? आपका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो ये है आपका बिहार राज्य, ठीक है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत बिहार सरकार राज्य के प्रत्येक परिवार से एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। बात करें योजना के कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जो इस योजना में आपको अनुदान दिया जा रहा है ये है 10,000 रुपए की राशि, ठीक है। अगर कोई महिला अपने व्यवसाय में प्रगति दिखाती है तो उसे भविष्य में 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिलेगी इसके तहत। अगला क्वेश्चन है विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? इन विच सिटी वॉज द साइंस समिट 2025 हेल्ड? आपका पहला ऑप्शन है जिनेवा, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है ब्रुसेल और चौथा है सिंगापुर। इसका आयोजन किया गया था आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क शहर में किया गया है। यह सम्मेलन 9 से 26 सितंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA 80 के साथ हुआ था और यह ऑनलाइन और व्यक्तिगत सत्रों का एक हाइब्रिड कार्यक्रम था। शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय विज्ञान और अस्थायी भविष्य था, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 इन विच सिटी? आपका पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है गांधीनगर, तीसरा है पटना और चौथा है पुणे। तो ये है आपका गांधीनगर, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम 23 सितंबर 2025 को महात्मा मंदिर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की मुख्य बातें हैं, यह गुजरात के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना था। इसमें 1000 से अधिक स्टार्टअप और 5000 इनोवेटर्स ने भाग लिया था और सम्मेलन में लगभग 250 करोड़ की फंडिंग हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का संचार लेखा महानियंत्रण किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट ऑफ इंडिया? आपका पहला ऑप्शन है वंदना गुप्ता, दूसरा है अंजना सिंह, तीसरा है नीलिमा मिश्रा और चौथा है सुमन वर्मा। तो ये है आपकी वंदना गुप्ता, ठीक है। सितंबर 2025 में वंदना गुप्ता को भारत का संचार लेखा महानियंत्रक यानी कि CGCA नियुक्त किया गया था। वह भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा के 1990 बैच की अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश अमेरिका द्वारा H1B वीजा पर कार्यवाही के बाद वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए K वीजा शुरू करेगा? विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस अ K वीजा टू अट्रैक्ट ग्लोबल टैलेंट आफ्टर US एक्शन ऑन H1B वीजा? आपका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान और चौथा है कतर। ये है आपका चीन, ठीक है। अमेरिका द्वारा H1B वीजा पर सख्त कार्यवाही के बाद चीन ने वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस वीजा के संबंध में कुछ मुख्य बातें हैं कि यह 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। इसका उद्देश्य विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में युवा विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना है। यह H1B वीजा के विपरीत नौकरी के प्रस्ताव को आवश्यकता के बिना चीन में प्रवेश और निवास की अनुमति देगा। इसमें लंबी अवधि के निवास, कर लाभ और आवास सहायता जैसी लाभ भी शामिल हैं। चीन का यह कदम तब आया जब अमेरिका ने H1B वीजा के लिए शुल्क में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने की वैश्विक दौड़ में एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी की टोक्यो यात्रा के दौरान जापान के साथ कौन सा रक्षा दस्तावेज अपडेट करने का निर्णय लिया गया है? ड्यूरिंग पीएम मोदीज टोक्यो विजिट विच डिफेंस डॉक्यूमेंट विथ जापान वॉज डिसाइडेड टू बी अपडेटेड? आपका पहला ऑप्शन है संयुक्त दृष्टिकोण बयान, दूसरा है सुरक्षा सहयोग पर घोषणा, तीसरा है इंडो पैसिफिक संधि और चौथा है शांति समझौता। तो ये है आपका संयुक्त सहयोग पर घोषणा 2008, ठीक है, यानी कि डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन 2008, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में टोक्यो यात्रा के दौरान भारत और जापान ने सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा 2008 को
एक नए सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र के साथ अपडेट करने का निर्णय लिया है। इस अपडेटेड दस्तावेज में मुख्य बिंदु है कि यह भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तहत रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। इसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है। तीसरा है, इसमें उभरते सुरक्षा खतरों जैसे कि साइबर सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग शामिल है। और चौथा है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास और रक्षा प्रौद्योगिकी के साझाकरण का भी विस्तार होगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू सेबी चेयरमैन इन अगस्त 2025? आपका पहला ऑप्शन है माधवी पुरी बुच, दूसरा है अजय सेठ, तीसरा है अरविंद पनगढ़िया और चौथा है तुहिन कांत पांडे। तो ये हैं आपके तुहिन कांत पांडे। ठीक है, अगस्त 2025 में सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे थे। की नियुक्ति फरवरी 2025 में हुई थी और उन्हें 1 मार्च 2025 को पदभार संभाला था, जिसके बाद वो अगस्त 2025 में इस पद पर बने रहे। और ये क्या हुआ है कि इनका 1 साल का इनको एक्सटेंशन दे दिया गया है। ठीक है, उन्होंने माधवी पुरी बुच का स्थान लिया था, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को ही समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, 2025 का सरला पुरस्कार साहित्य के लिए किसे दिया गया? हु रिसीव्ड द सरला अवार्ड फॉर लिटरेचर इन 2025? आपका पहला ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, दूसरा है रामाकांत रथ, तीसरा है देवदास छोटरॉय और चौथा है सीताकांत महापात्र। तो ये हैं आपके देवदास छोटरॉय। ठीक है, 2025 का सरला पुरस्कार प्रख्यात उड़िया कवि और लेखक देवदास छोटरॉय को उनकी लघु कहानी संग्रह मैटनी शो के लिए दिया गया है। यह पुस्तक 2023 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बात करें पुरस्कार के बारे में तो यह 46वां सरला पुरस्कार था। यह पुरस्कार IMFA चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार समारोह 26 अक्टूबर 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार में यह प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 7 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने AI संचालित वर्चुअल असिस्टेंट सारथी लॉन्च किया है? विच बैंक लॉन्च द AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट सारथी? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा है PNB, तीसरा है HDFC और चौथा है ICICI। तो ये लॉन्च किया गया है SBI के द्वारा। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने अगस्त 2025 में AI संचालित वर्चुअल असिस्टेंट सारथी लॉन्च किया है, जो ग्राहकों को डिजिटल सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अध्ययन हेतु सूर्या AI किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किया? विच स्पेस एजेंसी डेवलप्ड सूर्या AI फॉर सोलर स्टडी? आपका पहला ऑप्शन है नासा, दूसरा है इसरो, तीसरा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चौथा है जापान का जाक्सा। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा और IBM ने मिलकर सूर्या AI विकसित किया है। इसे खास तौर पर सौर तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए बनाया गया है। यह ओपन सोर्स AI मॉडल है, जिसे नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी से 9 साल के डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कन्या सुरक्षा योजना लेकर आया? विच स्टेट लॉन्च द कन्या सुरक्षा योजना? आपका पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो ये लॉन्च किया गया है बिहार राज्य के द्वारा। ठीक है, बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे यानी जो BPL परिवार है उनमें जन्म लेने वाली लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत बिहार सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, लिंग अनुपात में सुधार करने और जन्म पंजीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। यह योजना BPL परिवारों में 22 नवंबर 2007 को या उसके बाद जन्मी प्रति परिवार 2 लड़कियों के लिए, इसमें लड़की के जन्म के साथ 2000 रुपए की सावधि जमा की जाती है। जब लड़की 18 वर्ष की हो जाती है तो परिपक्वता राशि उसके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अमेरिका के किस सेवा को 25 अगस्त से निलंबित किया? विच सर्विस डिड इंडिया सस्पेंडेड फॉर द USA फ्रॉम अगस्त 2025? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है अस्थायी प्रतिबंध, दूसरा है व्यापार वार्ता, तीसरा है डाक सेवाएं और चौथा है रक्षा आपूर्ति। तो ये बंद कर दिया गया है आपका पोस्टल सर्विस यानी कि डाक सेवाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइपन इंटरनेशनल 2025 महिला एकल जीता है।
आपका पहला ऑप्शन है पीवी सिंधु, दूसरा है कनाये सकाई, तीसरा है तान्या हेमंत और चौथा है अर्चना कुमारी। तो ये जीता गया है तान्या हेमंत के द्वारा, ठीक है। हाल ही में तान्या हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल 2025 का महिला एकल खिताब जीता है। अगस्त 2025 में उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में खेले गए इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में उन्होंने फाइनल में जापान की कनाये सकाई को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। यह तान्या हेमंत का साल 2025 का पहला और कुल मिलाकर चौथा अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जल जीवन मिशन में 100% नल कनेक्शन हासिल किया है? विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अचीव्ड 100% टैप वाटर कनेक्शन अंडर द जल जीवन मिशन? आपका पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है गोवा, तीसरा है सिक्किम और चौथा है असम। ये हासिल किया गया था सबसे पहले सिक्किम के द्वारा, ठीक है। भारत में कई राज्यों ने जल जीवन मिशन के तहत 100% नल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है और यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। सबसे हाल के राज्यों में से एक अरुणाचल प्रदेश है जिसने फरवरी 2024 में यह उपलब्धि हासिल की थी और इसके साथ साथ आपका गोवा, तेलंगाना और हरियाणा जैसे राज्य भी 100% कवरेज कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ रिवर फेस्टिवल, यानी कि नदी उत्सव रिसेंटली स्टार्टेड? आपका पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है प्रयागराज और चौथा है वाराणसी। तो ये स्टार्ट हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। हाल ही में नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। यह उत्सव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 25 से 27 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नदियों को पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक जीवन रेखा के रूप में उजागर करना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ट्यूटिकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया है? वेयर वॉज द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड एट ट्यूटिकोरिन पोर्ट रिसेंटली? आपका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो ये है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन ये किया गया था केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा और किया गया था 5 सितंबर 2025 को, ठीक है। और यह एक तरह का पायलट परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, 20 सितंबर 2025 से 23 मई 2027 तक आरबीआई की मंजूरी से यस बैंक के अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ यस बैंक फ्रॉम 20 सितंबर 2025 टू 13 मई 2027, ठीक है। आपके लिए पहला ऑप्शन है आर गांधी, दूसरा है नितिन अग्रवाल, तीसरा है प्रशांत कुमार और चौथा है राजेंद्र सिंह। तो ये है आपके आर गांधी, ठीक है। 20 सितंबर 2025 से 13 मई 2027 तक यस बैंक के अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रामा सुब्रमण्यम गांधी यानी कि आर गांधी को फिर से नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड लैमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? का पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा है जर्मनी, तीसरा ब्रिटेन और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये चुने गए हैं ब्रिटेन के, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद हाल ही में डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने 5 सितंबर 2025 को इस पद का कार्यभार संभाला। इस नई भूमिका में वह न्याय सचिव के पद पर अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी पावर ने किस देश की डूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ 6000 करोड़ की हाइड्रोजन परियोजना के लिए समझौता किया है? रिसेंटली अडानी पावर साइंड 6000 करोड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट डील विथ विच कंट्रीज ड्यूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन? आपका पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा है रसिया, तीसरा है चीन और चौथा है जापान। ये किया गया है भूटान के साथ समझौता, ठीक है। हाल ही में अडानी पावर ने भूटान की ड्यूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ 6000 करोड़ रुपए की वांगछू जल विद्युत परियोजना के लिए यह समझौता किया है। यह समझौता 6 सितंबर 2025 को किया गया था, ठीक है। बात करें इसके कुछ मुख्य बिंदु के बारे में तो यह परियोजना भूटान की वांगछू नदी पर स्थित पर स्थापित की जाएगी। यह परियोजना बनाओ, स्वामित्व रखो, चलाओ और सौंपो यानी बूट मॉडल पर आधारित होगी। इस परियोजना की क्षमता 570 मेगावाट होगी। इस परियोजना के उत्पादित बिजली से भूटान की सर्दियों की मांग पूरी होगी और गर्मियों में अतिरिक्त बिजली भारत को निर्यात की जा सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? हु रिसेंटली
ट्रांसफर्ड की डिफेंस इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी टू द इंडस्ट्री। पहला है आपका ऑप्शन इसरो, दूसरा है डीआरडीओ, तीसरा है ओएनजीसी और चौथा है भेल। ये दिया गया है किसके? डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है। यह हस्तांतरण भारत को स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हैदराबाद में डीआरडीओ की रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला ने 3 उन्नत स्वदेशी सामग्री प्रौद्योगिकियों को प्रमुख उद्योग भागीदारों को सौंपा है। इनमें की ये 3 कंपनियां हैं। पहला है आपका भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको कि मिसाइलों के लिए उच्च शक्ति वाले रेडॉम के निर्माण की तकनीक को सौंपा गया है। दूसरा है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी जेएसपीएल, इसको रक्षा अनुप्रयोगों के लिए डीएमआर 1700 स्टील सीट और प्लेंटो की तकनीक को सौंपा गया है। और तीसरा है सेल का भिलाई स्टील प्लांट नौसैनिक जहाजों के लिए डीएमआर 249A HSLA स्टील प्लेटों की तकनीक को सौंपा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूआईडीएआई ने अगस्त 2025 तक रिकॉर्ड कितने करोड़ का आधार प्रमाणीकरण दर्ज किया है? एज ऑफ अगस्त 2025 हाउ मेनी करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन व रिकॉर्डेड बाय यूआईडीएआई? आपका पहला ऑप्शन है 151 करोड़, दूसरा है 221 करोड़, तीसरा है 181 करोड़ और चौथा है 200 करोड़। ये किया गया है 221 करोड़। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने अगस्त 2025 में 221 करोड़ से अधिक आधार प्रमाणीकरण लेन देन दर्ज किए हैं। ठीक है, यह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 10% से अधिक की वृद्धि है। अगस्त 2025 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं। फेस ऑथेंटिकेशन जो हुआ है वो हुआ है 18.6 करोड़ से अधिक, और जो ई केवाईसी लेन देन हुआ है वो अगस्त 2025 में 38.53 करोड़ हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? When was the International Day of Sign Languages recently observed? पहला आपका ऑप्शन है 21 सितंबर, दूसरा है 22 सितंबर, तीसरा है 23 सितंबर और चौथा है 24 सितंबर। ये मनाया गया है 23 सितंबर को। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 से 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया था, ताकि बधिर लोगों के मानवाधिकारों को पूरी तरह से महसूस करने में सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2025 के लिए जो इसका थीम था इस दिन का, ये था सांकेतिक भाषा अधिकार के बिना कोई मानवाधिकार नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में कौस्तुभ कुलकर्णी को किस बैंक के एशिया प्रांत आईबी का सह प्रमुख नियुक्त किया गया है? कौस्तुभ कुलकर्णी वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड को हेड ऑफ एशिया पैसिफिक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑफ विच बैंक? पहला है आपका पीएनबी बैंक, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा है सिटी बैंक और चौथा है बीओआई बैंक। तो ये है आपका सिटी बैंक। हाल ही में कौस्तुभ कुलकर्णी को सिटी बैंक के एशिया प्रशांत इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यानी आईबी का सह प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति सितंबर 2025 में हुई है। इस भूमिका में कौस्तुभ कुलकर्णी जॉन मेट्जगर के साथ मिलकर काम करेंगे। वह दिसंबर 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे और सिंगापुर में रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला को किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अमिताभ कुमार राय एंड राजीव लोचन शुक्ला एज वी जज ऑफ विच हाई कोर्ट? आपका पहला ऑप्शन है दिल्ली हाई कोर्ट, दूसरा है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तीसरा है पटना हाई कोर्ट और चौथा है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये नियुक्त किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ठीक है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय 6 सितंबर 2025 को जारी की गई थी। इन दोनों ने 8 सितंबर 2025 को न्यायाधीश पद की शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2025 में शिक्षक दिवस पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी राज्य के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा की है? ऑन टीचर्स डे 2025 द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ऑल टीचर्स इन द स्टेट? पहला है आपका ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। ये किया गया है उत्तर प्रदेश के राज्य के द्वारा। ठीक है, 2025 में शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा की है। इस सुविधा में सरकारी स्कूल के साथ साथ सहायता प्राप्त कॉलेजों,
शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों और रसोइयों के शिक्षक भी शामिल हैं, जिससे लगभग 9 लाख शिक्षकों और उनके परिवार को लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ बने हैं? हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? पहला आपका ऑप्शन है मनीष थापा, दूसरा है संजोग गुप्ता, तीसरा है डेविड मार्लोन और चौथा है क्रिस ग्राफ्टन। ये बनाए गए हैं संजोग गुप्ता, ठीक है। हाल ही में संजोग गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने जुलाई 2025 में यह पदभार संभाला है। ऑस्ट्रेलिया के जोफ एलार्डिस की जगह ली, ठीक है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नियुक्ति से पहले संजोग गुप्ता ह्यूस्टन में सीईओ यानी कि स्पोर्ट्स और लाइव एक्सपीरियंसिंग के सीईओ रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सुंदरी ओपाल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? विच कंट्रीज ब्यूटी क्वीन ओपाल सुचाता चुआंगश्री वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल? पहला है आपका ऑप्शन स्विट्जरलैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है थाईलैंड और चौथा है नामीबिया। तो ये है थाईलैंड की, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब थाईलैंड की सुंदरी ओपाल सुचाता चुआंगश्री ने जीता है। उन्होंने यह खिताब 31 मई 2025 को भारत के हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता में जीती है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में दुनिया भर के 148 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, व्हाट रैंक डिड इंडिया रिसीव अमंग 148 कंट्रीज? आपका पहला ऑप्शन है 131, दूसरा है 133, तीसरा है 135 और चौथा है 142। तो ये भारत को हासिल हुआ है 131वां, ठीक है। वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में दुनिया भर के 148 देशों में भारत को 131वां स्थान मिला है। यह स्थान 2000 में 2 स्थान नीचे है, जब क्या था, भारत 129वें स्थान पर था। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर 0.641 था 2024 में, जो कि सुधार है 2025 में, अभी हो गया है 0.644। अगला क्वेश्चन है, किस देश की लेखिका बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है? ऑथर बानू मुश्ताक फ्रॉम विच कंट्री रिसीव्ड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? पहला आपका ऑप्शन है भारत, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है सीरिया और चौथा है पाकिस्तान। तो जो बानू मुश्ताक है ये है भारत की, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 भारत की लेखिका बानू मुश्ताक को मिला है। उन्होंने यह पुरस्कार अपनी कन्नड़ लघु कथाओं के संग्रह हार्ट लैम्प के लिए जीता है, ठीक है। यह पुरस्कार जीतने वाली वह कन्नड़ भाषा की पहली लेखिका है। उनकी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भाष्टी ने किया था, जिनके साथ वह 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि साझा करेंगी, ठीक है। यह दूसरी बार है जब किसी भारतीय लेखिका को यह सम्मान मिला है। इससे पहले 2022 में गीतांजलि श्री ने अपने उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए यह पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी? पहला आपका ऑप्शन है रेखा गुप्ता, दूसरा है आस्था पुनिया, तीसरा है अभिनीता फोगाट और चौथा है अश्वनी शर्मा। तो ये है आपकी आस्था पुनिया, ठीक है। हाल ही में सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। उन्होंने जुलाई 2025 में यह उपलब्धि हासिल की, जब उन्हें विशाखापत्तनम के आईएनएस देगा में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रतिष्ठित विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 पहली बार कहाँ मनाया जाएगा? वेयर विल द 10th आयुर्वेद डे 2025 बी सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है असम, तीसरा है गोवा और चौथा है महाराष्ट्र। यह पहली बार गोवा राज्य में मनाया जाएगा, ठीक है। 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 का मुख्य आयोजन गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था में मनाया गया। यह पहली बार था कि आयुर्वेद दिवस को एक निश्चित तारीख यानी 23 सितंबर को मनाया गया, जबकि पहले इसे धन्वंतरि जयंती के अनुसार मनाया जाता था। इस वर्ष के आयोजन की थीम थी लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द इंटरनेशनल टी कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड रिसेंटली? पहला आपका ऑप्शन है कोची केरल में, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है असम और चौथा है पश्चिम बंगाल।
तो ये आयोजित होगा कोची, केरल में, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का 8वां संस्करण कोची, केरल में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन 18 से 20 सितंबर 2025 तक हुआ, ठीक है। इस सम्मेलन की मेजबानी यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया और टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने की थी। इसका उद्देश्य भारतीय चाय उद्योग को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? वेयर डिड द 20th वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप रिसेंटली बीइंग? आपका पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा है टोक्यो, तीसरा है बीजिंग और चौथा है मॉस्को। ये आयोजित किया जा रहा है टोक्यो में, ठीक है। 20वीं विश्व एथलेटिक्स हाल ही में टोक्यो, जापान में शुरू हुई। इसका आयोजन 13 से 21 सितंबर 2025 तक जापान के नेशनल स्टेडियम में किया गया था। यह तीसरी बार है जब जापान ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। टोक्यो को जुलाई 2022 में 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबानी शहर के रूप में चुना गया था। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा पहला स्वदेशी रूप से एकीकृत 3D एयर सर्विलांस रडार कमीशन किया है? विच इज द फर्स्ट इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड 3D एयर सर्विलांस रडार टू बी कमीशनड? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है लैंजा एन, दूसरा है रोहिणी, तीसरा है अरुद्रा और चौथा है केवल्या। ये है आपका लैंजा एन, ठीक है। भारतीय नौसेना के लिए पहला स्वदेशी रूप से एकीकृत 3D एयर सर्विलांस रडार लैंजा एन है, जिससे कमीशन किया गया है। रडार के बारे में कुछ प्रमुख बात देख लेते हैं। इसका विकास किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा और स्पेन की रक्षा कंपनी इंद्र के साथ मिलकर, ठीक है। और इसकी क्षमता है, यह एक उन्नत लंबी दूरी की वायु रक्षा और मिसाइल रोधी प्रणाली है। यह ड्रोन, सुपर सोनिक लड़ाकू विमानों, एंटी रेडिएशन मिसाइलों और अन्य हवाई और सतही खतरों का पता लगा सकती है। और इसकी तैनाती कहाँ की गई है? इसे भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत पर स्थापित किया गया है और आने वाले समय में अन्य युद्धपोतों पर भी लगाया जाएगा। यह रडार भारत की रक्षा, विनिर्माण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? आपका पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है श्रीनगर और चौथा है शिलोंग। तो इसका आयोजन आपका श्रीनगर में किया गया था, ठीक है। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में प्रसिद्ध डल झील में किया गया था। यह महोत्सव 21 से 23 अगस्त 2025 तक चला। इसका आयोजन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने किस डिजिटल भुगतान प्रणाली की प्रशंसा की? विच डिजिटल पेमेंट सिस्टम वॉज प्रेज्ड बाई आईएमएफ? आपका पहला ऑप्शन है आधार पे, दूसरा है भारत क्यूआर, तीसरा है यूपीआई और चौथा है रुपे कार्ड। ये सराहना की है यूपीआई की, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की प्रशंसा की है। आईएमएफ ने यूपीआई को डिजिटल भुगतान के लिए एक वैश्विक मॉडल बताया है। आईएमएफ के अनुसार भारत यूपीआई के कारण दुनिया में सबसे तेजी से भुगतान करने वाले देशों में से एक बन गया है। आईएमएफ ने जुलाई 2025 में जारी अपने एक नोट में यूपीआई की इंटरऑपरेबिलिटी की तारीफ की, जिसने भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ाने में मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाकघर कब से डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहा है? सिंस व्हेन हैज इंडियन पोस्ट स्टार्टेड एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट? आपका पहला ऑप्शन है जुलाई 2025 से, दूसरा है सितंबर 2025 से, तीसरा है अगस्त 2025 से और चौथा है अक्टूबर 2025 से। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है अगस्त 2025 से, ठीक है। भारत में डाकघर ने अगस्त 2025 से अपने सभी काउंटरों पर डिजिटल भुगतान स्वीकार करना शुरू किया है। यह पहल डाक विभाग द्वारा आईटी 2.0 नामक एक बड़े आईटी अपग्रेड के हिस्से के रूप में शुरू की गई है, ठीक है। इस बदलाव का मुख्य बिंदु है कि यह यूपीआई इंटीग्रेशन होगा, यानी कि अब ग्राहक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। दूसरा, इसमें डायनेमिक क्यूआर कोड होगा। प्रत्येक लेनदेन के लिए एक डायनेमिक क्यूआर कोड उत्पन्न होता है जो भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाती है। तीसरा, यह एक पायलट प्रोजेक्ट था, ठीक है। इस सुविधा को देशव्यापी रूप से शुरू करने से पहले कर्नाटक में सफलतापूर्वक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? यह कदम ग्राहकों के लिए लेनदेन को आसान बनाने, नकदी पर निर्भरता कम करने और डिजिटल भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ द्वारा अमेजोन क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? विच कंट्री इन द अमेजन रीजन हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय डब्ल्यूएचओ? आपका पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है ग्युआना और चौथा है सूरीनाम। तो ये है आपका सूरीनाम, ठीक है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सूरीनाम को अमेजन क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। यह घोषणा 30 जून 2025 को की गई थी। सूरीनाम ने लगभग 70 वर्षों तक चले प्रयासों के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। यहाँ स्वदेशी मलेरिया संचरण को लगातार 3 वर्षों तक सफलतापूर्वक रोक दिया गया था। ठीक है, इस उपलब्धि के साथ सूरीनाम अब दुनिया भर के उन 42 देशों और एक क्षेत्र में शामिल हो गया है जिन्हें WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में यूएनएससी की अध्यक्षता किस देश ने की? विच कंट्री हेल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी इन जुलाई 2025? आपका पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा है चीन, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है फ्रांस। यूएनएससी की अध्यक्षता पाकिस्तान ने की थी। ठीक है, जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता पाकिस्तान ने की। अतिरिक्त जानकारी में देखें कि अध्यक्षता का यह पद सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों जो कि अस्थायी और अस्थायी दोनों शामिल होते हैं, इनके बीच मासिक रूप से वर्णानुक्रम के अनुसार घूमता रहता है। ठीक है, पाकिस्तान को जनवरी 2025 में शुरू हुए 2 साल के कार्यकाल के लिए एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, 2025 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड व्यक्तिगत श्रेणी में किसे मिला? Who received the 2025 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी? आपका पहला ऑप्शन है पूनम मुत्था, दूसरा है सुनीता कृष्णन, तीसरा है वर्षा देशपांडे और चौथा है इला भट्ट। ये दिया गया है वर्षा पांडे को। ठीक है, 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को मिला है। ठीक है, उन्हें यह सम्मान भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंग रचनात्मक गर्भपात से लड़ने के लिए उनके दशकों के अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट त्रिनेत्र किस उद्देश्य से शुरू किया है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन आर्मीज प्रोजेक्ट त्रिनेत्र? आपका पहला ऑप्शन है एआई सर्विलांस, दूसरा है महिला सुरक्षा, तीसरा है सैन्य साजो सामान अपग्रेड और चौथा है पर्वतीय प्रशिक्षण। तो ये संबंधित है एआई सर्विलांस से। ठीक है, भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट त्रिनेत्र को जम्मू और कश्मीर के घने जंगलों में आतंकवाद रोधी अभियानों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया है। इस परियोजना के तहत सेना ने उन्नत निगरानी ड्रोन तैनात किए हैं जिन्हें विशेष रूप से कठिन और दुर्गम इलाकों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। संक्षेप में प्रोजेक्ट त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग करके जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना की खुफिया निगरानी और आतंकवाद रोधी क्षमताओं को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर आसिम कुमार घोष हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट? आपका पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है असम। ये नियुक्त किए गए हैं हरियाणा राज्य के। ठीक है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने 21 जुलाई 2025 को हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी और उन्होंने बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश ने शुरू की है? विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी? आपका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत और चौथा है अमेरिका। ये लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी भारत ने शुरू की है। भारत ने 12 जुलाई 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य टेकेडीएल का उद्देश्य भारत की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा और योग से जुड़े प्राचीन ज्ञान को संरक्षित और प्रचारित करना है। नेक्स्ट है, टैलिस्मैन सेबर सैन्य अभ्यास किस देश के साथ जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया? इन विच कंट्री वॉज द टैलिस्मैन सेबर मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड वेयर इंडिया पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम? आपका पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जापान। ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, भारत ने पहली बार जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित टैलिस्मैन सेबर सैन्य अभ्यास में भाग लिया। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसमें कई अन्य देश भी शामिल होते हैं। इस अभ्यास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखें। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाता है। यह 2005 से हर 2 साल में आयोजित होते हैं।
2025 का अभ्यास 11वां संस्करण था, जिसमें 19 देशों के 35,000 से अधिक सैन्यकर्मियों ने हिस्सा लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मित्र राष्ट्रों के बीच सैन्य तैयारियों, सहयोग और आपसी परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। भारत ने इससे पहले 2023 में पर्यवेक्षक के तौर पर इसमें भाग लिया था, लेकिन 2025 में पहली बार सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन है, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? इन विच सिटी वॉज द यूथ स्पिरिचुअल समिट ऑर्गेनाइज्ड? आपका पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा प्रयागराज, तीसरा वाराणसी और चौथा है उज्जैन। तो ये इसका आयोजन किया गया था वाराणसी में, ठीक है। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया था। यह 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 18 से 20 जुलाई 2025 तक चला, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति जागरूक करना और उन्हें विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करना था, ठीक है। यह सम्मेलन रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स आयोजित किया? इंडिया कंडक्टेड नवल एक्सरसाइज पैसेक्स विथ विच कंट्री? आपका पहला ऑप्शन है ग्रीस, दूसरा है रूस, तीसरा है फ्रांस और चौथा है जापान। ये आयोजित किया गया था हाल ही में ग्रीस के साथ, ठीक है। भारत ने कई देशों के साथ पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। हाल ही में 2025 में हुए कुछ प्रमुख एक्सरसाइज इस प्रकार हैं। पहला एक्सरसाइज हुआ था यूनाइटेड किंगडम के साथ जून 2025 में, ठीक है। दूसरा हुआ था ग्रीस के साथ जुलाई 2025 में और तीसरा न्यूजीलैंड के साथ अप्रैल 2025 में, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो लेटेस्ट है आपका वो है ग्रीस के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बताया गया है? विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट पॉल्यूटेड इन इंडिया? आपका पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है पटना, तीसरा है बर्नीहाट और चौथा है कानपुर। तो जो सबसे प्रदूषित शहर है वो है बर्नीहाट, ठीक है। आईक्यू एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार मेघालय का बर्नीहाट 2024 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था, ठीक है। यह शहर वैश्विक स्तर पर भी सबसे प्रदूषित शहर रहा था। इस रिपोर्ट को 11 मार्च 2025 को प्रकाशित किया गया था। बात करें रिपोर्ट के बारे में तो 2024 में दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी रही, जबकि भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश था, ठीक है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में स्थित हैं। 2024 के दौरान दिल्ली और पंजाब के कई शहर भी अत्यधिक प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यू कैलेडोनिया को किस देश में नया राज्य घोषित किया गया है? न्यू कैलेडोनिया हैज बीन डिक्लेयर्ड अ न्यू स्टेट इन विच कंट्री? आपका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रांस, तीसरा कनाडा और चौथा है जापान। ये है आपका फ्रांस में, ठीक है। जुलाई 2025 में हुए एक समझौते के अनुसार न्यू कैलेडोनिया को फ्रांस के भीतर एक नया राज्य घोषित किया गया है। समझौता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें तो यह समझौता न्यू कैलेडोनिया को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देगा, बल्कि फ्रांस के भीतर रहकर अधिक स्वायत्त प्रदान करेगा, ठीक है। इसके तहत फ्रेंच रिपब्लिक के भीतर कैलेडोनिया राज्य का निर्माण होगा। इस ऐतिहासिक समझौते पर फ्रांस सरकार और न्यू कैलेडोनियाई में स्वतंत्रता समर्थक और विरोधी दोनों गुटों के प्रतिनिधित्व के बीच सहमति बनी। यह समझौता 2024 में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद तनाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। यह समझौता एक जनमत संग्रह के बाद लागू होगा, जिसमें न्यू कैलेडोनिया के लोग इस नए दर्जे को स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड? आपका पहला ऑप्शन है दीपिका सहरावत, दूसरा है वंदना कटारिया, तीसरा है रानी रामपाल और चौथा है सविता पुनिया। ये है आपकी दीपिका सहरावत, ठीक है। पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दीपिका सहरावत हैं। उन्हें यह सम्मान जुलाई 2025 में 2024-25 FIH हॉकी प्रो लीग में नीदरलैंड के खिलाफ उनके असाधारण एकल गोल के लिए मिला है, ठीक है। बात करें इस पुरस्कार के बारे में तो यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन यानी FIH द्वारा हॉकी में सबसे रचनात्मक और तकनीकी कौशल वाले क्षण के लिए दिया जाता है। इसका फैसला दुनिया भर के प्रशंसकों के वोटों के आधार पर होता है। यह सम्मान जीतने वाली दीपिका पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, जो भारतीय हॉकी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन? ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है के राजा रमन, दूसरा है अनीश शाह, तीसरा है दीपक बागला और चौथा है अमिताभ कांत। तो ये है आपके दीपक बागला। ठीक है, जुलाई 2025 में दीपक बागला को अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने 21 जुलाई 2025 को अपना पदभार संभाला। नियुक्ति से पहले बागला इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्यरत थे, जो भारत सरकार की राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में किस देश ने आर्क ईगल नामक अपनी नई हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इन सितंबर 2025 which country successfully tested its new hypersonic anti missile system named डार्क ईगल? आपका पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है चीन, तीसरा है अमेरिका और चौथा है इजराइल। तो ये है चीन का। ठीक है, यह परीक्षण चीनी सेना के हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। डार्क ईगल प्रणाली को बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों से मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन के इस कदम को अमेरिका और रूस जैसे देशों की मिसाइल रक्षा क्षमताओं के बराबर लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम? आपका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है राजस्थान। ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। ठीक है, यह योजना तमिलनाडु में सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली को राज्य के ग्रिड के साथ एकीकृत करने के लिए एक पारेषण प्रणाली स्थापित करती है। यह योजना भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मिशन का हिस्सा है, जिसे तमिलनाडु के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायवादी परिषद द्वारा 2025 का अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? हु वॉज अवॉर्डेड द 2025 इंटरनेशनल पीस प्राइज अवार्ड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट? ठीक है, रिसेंटली। आपका पहला ऑप्शन है अजय बंगा, दूसरा है एंजेला मार्केल, तीसरा है दलाई लामा और चौथा है मलाला यूसुफजई। तो ये दिया गया है दलाई लामा को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद ने अगस्त 2025 में 3 प्रमुख हस्तियों को 2025 के अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से इन व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। पहला आपका दलाई लामा, ठीक है, यानी कि जो है आपका तिब्बती आध्यात्मिक नेता। दूसरा है आचार्य डा लोकेश मुनि, जो है जैन संत और शांति दूत। और तीसरे हैं आपके मलाला यूसुफजई, नोबेल पुरस्कार विजेता और महिला शिक्षा की पैरोकार। ठीक है, इन तीनों को शांति, अहिंसा, सामाजिक सद्भाव और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए उनके आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला है किस देश ने हाल ही में स्पेस हाइड्रोजन रिएक्टर का सफल परीक्षण किया है? विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड द स्पेस हाइड्रोजन रिएक्टर सक्सेसफुली? आपका पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान और चौथा है चीन। ये है आपका चीन। ठीक है, चीन ने हाल ही में स्पेस हाइड्रोजन रिएक्टर का सफल परीक्षण किया है। इस रिएक्टर को अंतरिक्ष में चंद्र और मंगल मिशन को शक्ति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस रिएक्टर के बारे में बात करें तो यह एक मेगावाट स्तरीय रिएक्टर है जो बहुत शक्तिशाली है। यह नासा द्वारा नियोजित समान उपकरणों की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है। ठीक है, यह रिएक्टर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन को शक्ति प्रदान करने के चीन और रूस के संयुक्त प्रयासों का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने हाल ही में ई राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट लॉन्च द ई राशन कार्ड स्कीम? आपका पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार और चौथा है उड़ीसा। ये लॉन्च किया गया हाल ही में पंजाब के द्वारा। ठीक है, हाल ही में पंजाब ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत ई केवाईसी को अनिवार्य किया है, जिसके बाद डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि देश में सबसे पहले ई राशन कार्ड सेवा की शुरुआत दिल्ली ने 2015 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना ने किस प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से सेवा मुक्त कर दिया है? विच आइकॉनिक फाइटर एयरक्राफ्ट वाज ऑफिशियली डीकमीशन्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स इन सितंबर 2025? आपका पहला ऑप्शन है सुखोई 30 MKI, दूसरा है मिग 21, तीसरा है तेजस LCA और चौथा है मिराज 2000। तो ये है आपका मिग 21। ठीक है,
आईएएफ ने मिग-21 को 62 साल से अधिक समय की सेवा के बाद सेवानिवृत्त किया है। यह भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था, जो 1965 और 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण था। ठीक है, लगातार दुर्घटनाओं के कारण इसे उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता था। अब इसे स्वदेशी तेजस और अन्य आधुनिक विमानों से बदला जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस मनाया गया है। ऑन विच डेट वॉज नेशनल नॉन प्रॉफिट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आपका पहला ऑप्शन है 17 अगस्त, दूसरा है 15 अगस्त, तीसरा है 25 जुलाई और चौथा है 14 अगस्त। तो ये मनाया गया था हाल ही में 17 अगस्त को। ठीक है, 17 अगस्त को राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस मनाया जाता है ताकि देश भर में गैर लाभकारी संगठनों द्वारा किए गए अविश्वसनीय कार्य को पहचाना जा सके और उसका जश्न मनाया जा सके। इस दिवस का उद्देश्य गैर लाभकारी कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और समर्थकों के योगदान को स्वीकार करना है। यह दिवस समुदायों को मजबूत करने और सामाजिक जागरूकता को पूरा करने में गैर लाभकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और यह 1894 के टैरिफ अधिनियम पर हस्ताक्षर करने की तारीख से जुड़ा है, जिसने गैर लाभकारी संगठनों के लिए एक छूट को अधिकृत किया था। अगला क्वेश्चन है, 45 वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड किसे मिला है? हु रिसीव्ड अ सिंगल वाइल्ड कार्ड फॉर यूएस ओपन 2025 एट एज 45? आपका पहला ऑप्शन है वीनस विलियम्स, दूसरा है ईगा स्वेटेक, तीसरा है एलिस मेटर्स और चौथा है सेरेना विलियम्स। ठीक है, तो ये दिया गया है वीनस विलियम्स को। ठीक है, वीनस विलियम्स को 45 साल की उम्र में यूएस ओपन 2025 में महिला एकल में प्रतिस्पर्धा करने के लिए वाइल्ड कार्ड मिला है। ठीक है, 1981 में 47 वर्षीय रेनी रिचर्ड्स के बाद वह यूएस ओपन में एकल ड्रॉ में प्रतिस्पर्धा करने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गई हैं। वीनस विलियम्स 2 बार की यूएस ओपन चैंपियन रह चुकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 की मेजबानी किसने की? हु होस्टेड द 18th IOAA 2025? आपका पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा है जापान, तीसरा है भारत और चौथा है फ्रांस। तो इसका आयोजन और मेजबानी किया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 की मेजबानी भारत ने की थी। यह ओलंपियाड 11 से 21 अगस्त 2025 तक मुंबई में आयोजित किया गया था। इस योजना की मेजबानी होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप? आपका पहला ऑप्शन है रमेश बुधियाल, दूसरा है अमन वर्मा, तीसरा है करण मल्होत्रा और चौथा है अजय कुमार। ये हैं आपके रमेश बुधियाल। ठीक है, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय रमेश बुधियाल बने हैं। उन्होंने अगस्त 2025 में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। यह भारत का पहला व्यक्तिगत महाद्वीपीय सर्फिंग पदक है जो भारतीय सर्फिंग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ठीक है, बुधियाल जो केरल के कोलम से हैं, उन्होंने ओपन पुरुष वर्ग में यह पदक हासिल किया है। ठीक है, और इस चैंपियनशिप की मेजबानी भारत ने पहली बार की थी। अगला है, अगस्त 2025 में जारी टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची में प्रथम स्थान किस कंपनी ने प्राप्त किया है? विच कंपनी रैंक्ड फर्स्ट इन द टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड लिस्ट रिलीज्ड इन अगस्त 2025? आपका पहला ऑप्शन है एप्पल, दूसरा है एनवीडिया, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट और चौथा है सैमसंग। ये टॉप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, अगस्त 2025 में जारी टॉप ब्रांड 2025 की टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट को प्रथम स्थान मिला है। इस सूची में एनवीडिया दूसरे और एप्पल तीसरे स्थान पर रहे। यह रैंकिंग शेंजन चीन में आयोजित 19वें चीन ब्रांड फेस्टिवल के दौरान टॉप ब्रांड यूनियन द्वारा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मित्र योजना के तहत किस राज्य के विरुधुनगर में 1900 करोड़ का टेक्सटाइल पार्क मंजूर हुआ? अंडर पीएम मित्र स्कीम विच स्टेट्स विरुधुनगर गॉट अप्रूवल फॉर 1900 करोड़ टेक्सटाइल पार्क? आपका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो ये है आपका तमिलनाडु राज्य। ठीक है,
तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना के तहत 1900 करोड़ रुपए का टेक्सटाइल पार्क मंजूर किया है। यह पार्क 1052 एकड़ भूमि में फैला होगा और इसका उद्देश्य तमिलनाडु के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने रेलवे सेवाओं को एक जगह लाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? विच ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फॉर इंटीग्रेटेड रेलवे सर्विस? पहला आपका ऑप्शन है रेल योद्धा, दूसरा है रेल प्रो, तीसरा है रेल वन और चौथा है रेल प्लस। ये लॉन्च किया गया है रेल वन, ठीक है। रेल मंत्रालय ने जुलाई 2025 में सभी रेलवे सेवाओं को एक जगह लाने के लिए रेल वन नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप टिकट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस, ट्रेन ट्रैकिंग, खाने का ऑर्डर, शिकायत दर्ज करने और अन्य सुविधाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। इसे भारतीय रेलवे की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि क्रिस द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? वेयर वॉज द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? पहला आपका ऑप्शन है नई दिल्ली में, दूसरा है वाशिंगटन डीसी में, तीसरा है टोक्यो और चौथा है कैनबरा में। तो इसका आयोजन वाशिंगटन डीसी में की गई थी, ठीक है। 2025 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी। यह बैठक 1 जुलाई 2025 को हुई थी। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? विच कंट्री ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट फर्स्ट? पहला आपका ऑप्शन है चीन, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा ईरान और चौथा है रूस। ये बना है आपका पहला देश रूस, ठीक है। 3 जुलाई 2025 को रूस तालिबान के सत्ता में आने के बाद से उसे औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। रूस ने अफगानिस्तान के नए राजदूत की साख को स्वीकार कर लिया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चीन, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान जैसे अन्य देशों ने काबुल में तालिबान के दूतावासों को स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने आधिकारिक मान्यता अभी तक नहीं दी है। अगला क्वेश्चन है, रिक्लेम फ्रेमवर्क पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द रिक्लेम फ्रेमवर्क इनिशिएटिव? आपका पहला ऑप्शन है खान मंत्रालय यानी माइंस मिनिस्ट्री, दूसरा है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तीसरा है कोयला मंत्रालय और चौथा है इस्पात मंत्रालय। तो ये है आपका कोयला मंत्रालय। इसका उद्देश्य यह है कि यह पहल कोयला खदानों के बंद होने के बाद समुदायों के विकास और पर्यावरण को बहाल करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, ठीक है। यह ढांचा 4 जुलाई 2025 को केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया था और इसकी विशेषताएं यह है कि यह खदान बंद होने के बाद के चरणों में समुदाय को जोड़ने और सशक्त बनाने के लिए एक चरण दर चरण दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसमें खनन प्रभावित समुदायों के लिए लैंगिक समावेशिता, कमजोर समूहों और आजीविका विविधीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह पर्यावरण बहाली और सामाजिक आर्थिक पुनर्प्राप्ति पर भी जोर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहां लॉन्च हुआ है? वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च्ड? आपका पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है पुणे, तीसरा है इंदौर और चौथा है सूरत। ये लॉन्च हुआ है आपका इंदौर में, ठीक है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का पहला ऐसा शहर बना है जहां क्यूआर कोड आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम शुरू किया गया है। बात करें इस योजना के बारे में, तो यह एक पायलट प्रोजेक्ट है। इस परियोजना को जुलाई 2025 में वार्ड नंबर 82 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। हर घर के बाहर एक खास क्यूआर कोड वाली डिजिटल प्लेट लगाई गई है। इस कोड को स्कैन करने पर घर का जीपीएस आधारित डिजिटल पता मिल जाता है, ठीक है। और बात करें इससे क्या लाभ होगा, इस प्रणाली से नागरिक सेवाओं को आसान बनाया गया है, जैसे संपत्ति कर और पानी का बिल भरना, दूसरा है नागरिक शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करना और तीसरा वितरण सेवाओं और आपातकालीन प्रतिक्रियाएं जैसी व्यवस्थाएं इसमें दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीओएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीओएआई? पहला आपका ऑप्शन है रवि शर्मा, दूसरा है अभिजीत किशोर, तीसरा है सुरेश नायर और चौथा है राजीव दुबे। तो ये है आपके अभिजीत किशोर, ठीक है। जुलाई 2025 में वोडाफोन आइडिया के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभिजीत किशोर को 2025-26 के कार्यकाल के लिए सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। यह उनकी लगातार दूसरी बार नियुक्ति है क्योंकि वह 2024-25 के लिए भी अध्यक्ष थे।
अगला क्वेश्चन है, अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया? फ्रॉम विच स्टेट वॉज द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अस्त्र मिसाइल कंडक्टेड? पहला आपका है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो ये किया गया था सफलतापूर्वक उड़ीसा राज्य से। ठीक है, जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा के तट पर अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है। ठीक है, प्रशिक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया था और इसने उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को सटीक रूप से निशाना बनाया। नेक्स्ट है, आरबीआई ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की है? व्हाट जीडीपी ग्रोथ रेट हैज आरबीआई प्रोजेक्टेड फॉर इंडिया इन 2025 टू 26? पहला आपका ऑप्शन है 6.5%, दूसरा है 7.2%, तीसरा है 6.8% और चौथा है 7.5%। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट किया गया है, ये किया गया है 7.2%। ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 को हुई अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान पहले के 6.5 से बढ़ाकर 6.8 कर दिया है। ठीक है, बात करें इसकी पिछली घोषणा की, तो अगस्त 2025 में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट है, पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड फॉर इको फ्रेंडली फ्रेट ट्रांसपोर्ट? आपका पहला ऑप्शन है हरित भारत मिशन, दूसरा है पीएम ई ड्राइवर योजना, तीसरा है ग्रीन ट्रांसपोर्ट योजना और चौथा है नई ऊर्जा योजना। ये लॉन्च किया गया है पीएम ई ड्राइवर योजना। ठीक है, जुलाई 2025 में भारत सरकार ने भारी उद्योग मंत्रालय ने पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन के लिए पीएम ई ड्राइवर योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। पीएम ई ड्राइवर योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश में इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देना, माल परिवहन को स्वच्छ और टिकाऊ बनाना है। योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों को खरीद के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसका लक्ष्य है, इस योजना के माध्यम से देश में लगभग 5600 ई ट्रक तैनात करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पर्यावरण को क्या लाभ होगा? इस कदम से माल परिवहन क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी और वायु प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में बाल स्वास्थ्य पर 30वें आयुर्वेद सेमिनार का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द 30th आयुर्वेदा सेमिनार ऑन चाइल्ड हेल्थ इन दिल्ली? आपका पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है संस्कृत मंत्रालय, तीसरा है आयुष मंत्रालय और चौथा है पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, दिल्ली में बाल स्वास्थ्य पर 30वें आयुर्वेद सेमिनार का आयोजन आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले एक स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने किया था। ठीक है, यह सेमिनार 18 से 19 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया था। इसका विषय आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा में बीमारी और कल्याण का प्रबंधन था। ठीक है, इसमें बाल स्वास्थ्य के प्रति आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? हु वॉज गिवन एडिशनल चार्ज एज गवर्नर ऑफ नागालैंड? आपका पहला ऑप्शन है सीपी राधाकृष्णन, दूसरा है अजय कुमार भल्ला, तीसरा है आरिफ मोहम्मद खान और चौथा है आचार्य देवव्रत। ये दिया गया है अजय कुमार भल्ला जी को। ठीक है, नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अजय कुमार भल्ला को दिया गया है। 15 अगस्त 2025 को राज्यपाल ला गणेशन के निधन के बाद यह पद खाली हुआ था। उस समय मणिपुर के राज्यपाल रहे अजय कुमार भल्ला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 अगस्त 2025 को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। उन्होंने 25 अगस्त 2025 को नागालैंड के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में डे ज्यू ट्रांसफर डे कहाँ मनाया गया? डे ज्यू ट्रांसफर डे वॉज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स इन विच यूटी? आपका पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है पुडुचेरी और चौथा है असम। ये मनाया गया था पुडुचेरी में। ठीक है, डे ज्यू ट्रांसफर डे हर साल 16 अगस्त को पुडुचेरी में मनाया जाता है। यह दिवस 16 अगस्त 1962 को फ्रांस के पूर्व उपनिवेशों पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम के भारतीय संघ में औपचारिक हस्तांतरण की याद दिलाता है। ठीक है,
इस दिन का जश्न स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने फ्रांसीसी शासन के खिलाफ संघर्ष किया और भारत के का समर्थन किया। हालांकि इन क्षेत्रों का वास्तविक हस्तांतरण पहले ही 1 नवंबर 1954 को हो गया था, लेकिन कानूनी यानी औपचारिक तरीके से 1962 में पूरा हुआ था, जिसे डे ज्यूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपके लिए करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के सेशन आया करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।